Hey everyone, this is me NB Sharma and welcome back to my channel. So in this video we are covering a manual scavenging. ऑलमोस्ट सारे लोग इस टॉपिक से अवेयर होते हैं, लेकिन हम इनके जो चैलेंजेस रहते हैं उनको यहाँ पे पुशअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या समझने वाले हैं, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजर्स, उनके जो करंट सिचुएशन इंडिया लेवल पे चल रही है। इसके साथ ही हम इसका जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसको भी कवर करने वाले हैं। साथ में जो मैनुअल स्कैवेंजर्स रहते हैं उनके थ्रू क्या क्या आपके रिस्क रहते हैं, क्या क्या हज़ार्त रहते हैं जो वो फॉलो करते हैं, जो वो प्रोसेस करते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट इन लोगों के लिए क्या सोचती है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करा सकती है इस चीज़ के अलावा इसके थ्रू। साथ ही हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट के क्या क्या करंट टाइम पे इनिशिएटिव जो लिए गए हैं इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए। साथ ही कुछ ऐसे स्कैवेंजर्स होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई अदर सोर्स नहीं रहता है। इसीलिए जो हम यहाँ पे बात करने वाले वो होते हैं वो उनके चैलेंजेस की बात करने वाले हैं, जहाँ पे जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो किस तरीके से प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी मैनुअल स्कैवेंजिंग से। तो सबसे पहले हम टर्म समझ लेते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होते हैं। हम अपने आसपास के रोड्स वगैरह रहते हैं उनमें कुछ जो फुटपाथ पे गड्ढे वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ पे आपके जो सीवेज वगैरह रहते हैं उनको साफ़ करने की एक प्रोसेस की जाती है, जिसमें बेसिकली ये काम मशीन से ना होकर बल्कि जो कुछ ऐसे इंसान रहते हैं उनके थ्रू ये साफ़ सफाई की जाती है। जो आपकी नालियाँ वगैरह रहती हैं, जो कूड़े करकट की चीज़ें जिसमें आप डंपिंग साइट जिनको बोलते हो, उनकी साफ़ सफाई बेसिकली टाइम टू टाइम करनी होती है। इसके लिए बेसिकली जो इंसान यूज़ किए जाते हैं दे आर कॉल्ड द मैनुअल स्कैवेंजर। अब इसके साथ ही हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसकी हिस्ट्री अगर हम एंशिएंट टाइम से ही देखें तो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हिस्ट्री मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि ये मेनली जो पहले के टाइम पे किया जाता था वो आपका दलित कम्युनिटी के थ्रू किया जाता था, और ये दलित कम्युनिटी के थ्रू फोर्सफुली किया जाता था क्योंकि वो अपनी जो सोसाइटी रहती है उसमें उनका जो स्टेटस था वो बहुत ही ज़्यादा लो था। सबसे ऊपर आपका जो आता था वो ब्राह्मण आते थे, दूसरे पे क्षत्रिय आते थे, फिर शूद्र वैश्य वगैरह ये सारी जाति करके आते थे, जिसमें आपका जो लोअर कास्ट वगैरह रहता था उनको दलित एज अ कैटेगराइज करा गया था। इसीलिए ये काम जो मेनली है दलित लोगों के थ्रू किया जाता था। इसीलिए पीढ़ी दर जो पीढ़ी है ये काम अभी तक चला आ रहा है। फिर इसके साथ ही हम इसके करंट सिचुएशंस की बात करते हैं। करंट सिचुएशन में हम सबसे पहले ये बात कर लें कि 1993 से ही आपका जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम है उसको बैन कर दिया गया है। स्टिल ये प्रोसेस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलती है। इसके भी कुछ पर्टिकुलर रीजंस हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम इसके ऑफिशियल डेटा की बात करें तो जो सरकार के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो लगभग 1800 ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। साथ ही अगर हम नॉन ऑफिशियल डेटा की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू उसका जो क्राइटेरिया है वो आपका 1 मिलियन तक जाता है। इसके साथ ही हम इसके जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसकी भी बात यहाँ पे कर ही लेते हैं। यानी कि अगर हम अपनी भारत जैसी कंट्री की बात करें तो ये केवल इतना यूनिक नहीं है कि सिर्फ ये जो प्रोसेस है केवल हमारे यहाँ पे ही की जाती है, बल्कि आपका जो यूनाइटेड स्टेट हो गया, आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, इवन आपका जो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये प्रोसेस जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रोसेस है वो बेसिकली की जाती है कुछ लोगों के द्वारा। बट वहाँ पे जो करने का क्राइटेरिया होता है वो कहीं ना कहीं से अलग होता है। वो ऐसे कास्ट बेस्ड हमारे इंडिया जैसा सिस्टम वहाँ पे शायद नहीं हो। इसके साथ ही हम इसके हज़ार्ड और रिस्क की बात कर लेते हैं। हज़ार्ड और रिस्क में बेसिकली यही चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ पे आपकी जो टॉक्सिक गैसेस हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। टॉक्सिक गैसेस इन सेंस आपकी जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, इसके साथ ही आपका जो मीथेन वगैरह होती है, ये सारी जो गैसेस हैं वो आपके अंडरग्राउंड जगह पे पाई जाती हैं, जिसके थ्रू आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके साथ ही आपको लंग से रिलेटेड डिसीज़ भी आ सकती हैं। इवन आपके जो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ होती हैं, इन सेंस आपकी जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं वो भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं टाइम टू टाइम। तो ये इसके बेसिकली हज़ार्ड्स होते हैं। दूसरे हज़ार्ड की बात करते हैं तो आपको इन्फेक्शंस वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। आप अगर इतने अंदर कोई चीज़ कर रहे हो, आप इतने डीप अंदर जा रहे हो, तो सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम आती है कि आपको सांस लेने में कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, वहाँ पे कितनी ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन लेवल आपका जो है नीचे गिर जाएगा। साथ ही में आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको इचिंग वगैरह हो सकती है, आपको मतलब फिज़िकल जो बॉडी रहती है आपकी वो कहीं ना कहीं हर्ट हो सकती है। इन सेंस आपको ये भी आपकी रिपोर्ट में देखने को मिलता है कि ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां भी आपके जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम होता है उससे देखने को मिलती हैं। साथ ही अगर हम फर्दर बात करते हैं आपके जो फिजिकल डिसऑर्डर भी यहाँ पे हो सकते हैं, आपको कट्स वगैरह लग सकते हैं, आपको ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। साथ ही आप देखते हो कि अगर आप इतने
गहराई में जब गिर जाते हो तो आपके जो बोन फ्रैक्चर्स है मेनली उसकी प्रॉब्लम्स भी हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं हमारी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं हाँ इन जैसे लोगों के लिए, और क्या ये आपके एक तरीके से कास्ट को प्रेजेंट करता है या नहीं, और क्या क्या फ्यूचर में इनके लिए डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करानी चाहिए। तो सबसे पहले हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के थ्रू एक एक्ट लाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, यानी कि 2013 में बेसिकली एक एक्ट आता है। इस एक्ट को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी 1993 की बात कर लेते हैं, जब ये बेसिकली बैन हुआ था आपका। तो मेनली जब ये सिस्टम आपका बैन किया गया था तो बहुत से ऐसे मैनुअल स्कैवेंजर थे, उनकी ये चैलेंजेस थे, उनकी ये परेशानी थी कि हमारे पास एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं है कि हम दूसरे जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसके साथ ही हमारा जो एम्प्लॉयमेंट सिस्टम, हमारे पास कोई स्किल बेस ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए हम ये काम को छोड़ के उस काम को बेसिकली प्रोवाइड करा सकें। लेकिन 2013 में इसको अमेंड किया जाता है बेसिकली, और ऐसा काम लाया जाता है जिसमें आपकी बेसिकली रिहैबिलिटेशन की भी बात की जाती है। इसके साथ ही एक दूसरा आता है इसमें एक्ट, जिसमें बताया जाता है कि आपका जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है स्कीम फॉर द रिहैबिलिटेशन, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी कि जो भी इंसान इस काम को छोड़ेगा उसको उसके स्किल के बेसिस पे उसको मोटिवेट किया जाएगा उस काम को करने के लिए। इसके साथ ही इसमें थर्ड प्रोसेस जो ऐड की गई थी वो आपकी मैकेनाइज्ड क्लीनिंग को ऐड किया गया था। यानी कि आप मैकेनाइज्ड क्लीनिंग करोगे इन सेंस आपकी जो ह्यूमन बॉडी रहती है वो उसके अंदर नहीं जाएगी, बल्कि मशीन के थ्रू इन सारी जो गड्ढे वगैरह रहते हैं, जो सीवर वगैरह रहते हैं, इनकी साफ़ सफाई की जाती है। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल ये चीज़ देखते हो तो ये कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। साथ ही ये जो काम रहता है वो आपकी डेथ से रिलेटेड होता है, इन सेंस आप कितना इनह्यूमन काम कर रहे हो, यू कैन नेवर इवन थिंक। बट मोस्टली लोग जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश में रहते हैं, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, वो मेनली ऐसे कामों में फंस जाते हैं फॉर सर्वाइवल। तो इसके साथ ही हम इसके चैलेंजेस और इसकी जो फ्यूचर डायरेक्शन है उसके बात कर लेते हैं। तो लोग ऐसे काम करने के लिए क्यों बेसिकली मजबूर हो जाते हैं? तो सबसे पहले तो उनके पास लेक ऑफ अवेयरनेस होती है, इन सेंस उनके पास जानकारी नहीं होती है कि गवर्नमेंट के थ्रू और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, हम ऐसे क्या क्या काम हैं जो ऐसे खोल सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो एजुकेशन रहता है और आपका जो मेनली एम्प्लॉयमेंट का लेक रहता है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जब इंसान एजुकेटेड नहीं होता है तो उसके पास किसी भी तरह की पढ़ाई से रिलेटेड कोई स्किल नहीं होती है, जिसके लिए उसके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है वो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट का कहीं ना कहीं लेक होता है। आजकल देखा जाए तो गवर्नमेंट के जो जॉब वगैरह रहती हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एक साल में 1 से 2 लाख ऐसे फॉर्म्स वगैरह फिलिंग वगैरह की जाती है, जिसमें आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और ऐसे लोगों के पास बेसिकली एजुकेशन स्किल्स ड्यू टू द पॉवर्टी नहीं होती हैं, इसके लिए इनके स्किल बेस्ड जो काम रहते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, क्योंकि उनके पास वही इंटरकनेक्शन, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती है। थर्ड हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से आप कास्ट बेस्ड वर्क की तरह ट्रीट करते हो। इनको ये चैलेंजेस देखना पड़ता है, जो आपको एक तरीके से आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है, उनको वायलेट कर रहा है। आप आर्टिकल 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं, जहाँ पे मेनली ये कहा जाता है कि ऐसे जो लोग रहते हैं किसी भी तरीके से आपको आर्टिकल जो 15 बात करता है जिसमें बेसिकली कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, वो इसको बताता है और उसके खिलाफ ये चीज़ आपकी जाती है। इवन आपके आर्टिकल 21 को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है राइट टू प्राइवेसी। यानी कि आपको इसमें जो आर्टिकल ऐड किया गया है वो ये भी ऐड किया गया है कि आपको अपनी जो लाइफ रहती है उसको डिग्निटी से जीने का अधिकार होता है, आपको गरिमा से जीने का अधिकार होता है। किसी में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए हर एक इंसान के साथ, सो दैट आप एजुकेशन को कहीं ना कहीं प्रमोट कर सको, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं सुधार सको और स्किल बेस्ड उन लोगों को काम दिला सको। Thank you so much.